और एक नया साल शुरू हो गया है। और इसके साथ ही आप जानते हैं शुरू हो गया है भविष्यवाणियों का मौसम। बिल्कुल, हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा है। निफ्टी 25,000 जाएगा या 21,000। इस साल स्मॉल कैप चलेंगे या लार्ज कैप, हर चैनल पर, हर अखबार में बस यही बातें। हाँ, और ये हर साल का है। तो हमने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। भविष्य में झांकने के बजाय क्यों ना उन पुरानी मजबूत धारणाओं को परखा जाए जो हम सबके दिमाग में घर कर चुकी हैं। आज हम बाजार से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को डेटा की कसौटी पर कसेंगे। और इसके लिए हमारे पास नेत्रा की जनवरी 2026 की एक कमाल की रिपोर्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये भविष्यवाणी नहीं करती। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। बल्कि ये डेटा का इस्तेमाल उन सुनने में अच्छी लगने वाली बातों को चैलेंज करने के लिए करती है जो शायद उतनी सच ना हो। बिल्कुल, आज का मिशन भविष्य बताना नहीं है, बल्कि इतिहास से सीखना है। हम डेटा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। मतलब अनुमान नहीं लगाना है। अनुमान नहीं, बल्कि गलत धारणाओं को खारिज करना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक, स्टॉक्स हमेशा सोने से बेहतर होते हैं। इसका लॉजिक तो सिंपल लगता है। कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, डिविडेंड देती हैं, सोना तो बस पड़ा रहता है, उसकी अपनी कोई यील्ड या कमाई तो होती नहीं। लॉजिक तो यही कहता है, पर 21वीं सदी का डेटा एक पूरी तरह से अलग कहानी बताता है। अलग कहानी? हाँ, अगर हम साल 2000 से अब तक देखें तो सोने ने स्थानीय मुद्रा में दुनिया के लगभग हर बड़े स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। एक मिनट, हर बड़े मार्केट को? मतलब S&P 500 को भी? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। सिर्फ S&P 500 को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर के स्टॉक्स को भी। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। S&P 500 के सिर्फ 5% स्टॉक्स सोने से बेहतर रिटर्न दे पाए। क्या सिर्फ 5%? हाँ, ब्रिटेन के FTSE 100 में तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा कर पाया। और भारत में निफ्टी 500 के सिर्फ 24% स्टॉक्स ही सोने से आगे निकल पाए। सिर्फ 5%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम सब जिन बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के नाम सुनते हैं, उनमें से ज्यादातर सोने के एक टुकड़े से हार गईं। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ ये मानना जरूरी है कि इसमें स्टार्ट डेट बायस हो सकता है। मतलब हमने गिनती कहाँ से शुरू की उससे फर्क पड़ता है। अच्छा। साल 2000 .com बबल का शिखर था, तो वहां से स्टॉक्स के लिए शुरुआती खराब थी। शायद 1995 से देखते तो नतीजे अलग होते। लेकिन ये एक बड़ी बात को सामने लाता है, जिसे कहते हैं ओवेरियन लॉटरी। ओवेरियन लॉटरी? ये क्या है? इसका मतलब है कि आप किस दौर में पैदा हुए और आपने निवेश कब शुरू किया, ये आपके रिटर्न पर बहुत गहरा असर डालता है। समय का फर्क था। ये तो एक बहुत गहरा पॉइंट है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सोना ही सबसे बेहतर है? आजकल खबरें भी आ रही हैं कि सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं। नहीं, इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंचना। और वो हर चीज को मात दे रहा है कि हमें अपना सारा पैसा सोने में लगा देना चाहिए। ये एक और गलती होगी। सोने का ये बेहतरीन प्रदर्शन भी साइक्लिकल है, यानी ये भी चक्रों में चलता है। अच्छा। रिपोर्ट का डेटा देखें तो भारत में 5 साल की रोलिंग अवधि में, रोलिंग अवधि मतलब हम सिर्फ एक 5 साल का टुकड़ा नहीं देख रहे, जैसे 2000 से 2005। हम हर मुमकिन 5 साल के टुकड़े को देख रहे हैं। 2000 से 2005, फिर 2001 से 2006, फिर 2002 से 2007, ऐसे। समझ गया। इससे तस्वीर ज्यादा साफ होती है। तो इन 5 साल की अवधियों में सोने ने सेंसेक्स को सिर्फ 23% बार ही आउट परफॉर्म किया है। ज्यादातर समय स्टॉक्स ही आगे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सोना कभी कभी ही जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो बहुत बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आजकल हम एक अनोखे दौर में हैं जहां सोना और स्टॉक्स दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। आमतौर पर उनका रिश्ता उल्टा होता है। तो यहाँ से एक जरूरी सीख ये मिलती है कि जब सोने जैसी बिना यील्ड वाली संपत्ति स्टॉक्स जैसी यील्ड वाली संपत्ति को लंबे समय तक मात देने लगे, तो हमें सोने में और पैसा डालने को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। ओके। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दें। आज अमेरिकी स्टॉक्स ऐतिहासिक रूप से बहुत महंगे हैं। पैसा कहीं और भी जा सकता है, डेट, रियल एस्टेट या कैश में भी। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया हूं। आप कह रही हैं कि सोना भी हमेशा नहीं चलता और अमेरिकी स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। तो एक आम निवेशक जाए तो जाए कहां?
ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। यहीं पर तीसरा मिथक टूटता है, जिसे कुछ लोग मजाक में डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। डिवर्सिफिकेशन, ये नाम क्यों? इसे लोग मजाक में ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सिर्फ इक्विटी बाजार तेजी से भाग रहा होता है तो आपके पोर्टफोलियो का सोना या डेट वाला हिस्सा रिटर्न को नीचे खींचता हुआ महसूस होता है। हाँ, लगता तो है। लगता है कि हमने बेकार में ही पैसा कहीं और लगा दिया, लेकिन इसका असली काम तूफान में नाव को डूबने से बचाना है। डेटा साफ दिखाता है कि एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जिसमें इक्विटी, डेट, सोना और थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी भी हो, लंबे समय में सिर्फ इक्विटी वाले पोर्टफोलियो जितना ही या कभी-कभी उससे बेहतर रिटर्न देता है। पर अगर रिटर्न लगभग बराबर ही है तो फिर इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा रिटर्न का नहीं, कम अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी का है। अच्छा। जब आपका पोर्टफोलियो 50% नहीं गिरता बल्कि सिर्फ 20-25% गिरता है तो आपके घबराकर गलत समय पर बेचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और निवेश में सबसे बड़ा खेल यही है, टिके रहना। सही बात है। कम वॉलेटिलिटी आपको टिके रहने में मदद करती है, जिससे आपकी कंपाउंडिंग बेहतर होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। मतलब अलग अलग एसेट्स में निवेश करना जरूरी है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर एसेट से भी एक कदम आगे की सोचते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक बहुत सीधी सी धारणा है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। क्या ये वाकई इतना सीधा है? ये शायद सबसे बड़े मिथकों में से एक है। हाँ। सुनने में ये 100% सही लगता है, पर डेटा हमें फिर से चौंकाता है। फिर से? हाँ, रिपोर्ट में एक टेबल है जो दिखाती है कि जिन देशों की जीडीपी धीमी गति से बढ़ी, जैसे कि अमेरिका, वहां असल इक्विटी रिटर्न्स तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन या दक्षिण कोरिया से कहीं बेहतर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब देश अमीर हो रहा है, कंपनियां ज्यादा सामान बेच रही हैं, फिर भी शेयर धारक को पैसा नहीं मिल रहा? क्योंकि स्टॉक रिटर्न सिर्फ आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करते, वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस विकास का कितना हिस्सा शेयरधारकों के जेब तक पहुंच रहा है। अच्छा। हो सकता है कि विकास का फायदा सरकार को टैक्स के रूप में या कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी के रूप में मिल रहा हो, या फिर नए कंपटीशन के आने से ग्राहकों को सस्ते सामान के रूप में मिल रहा हो। जरूरी नहीं कि देश की समृद्धि सीधे सीधे शेयरधारकों के लिए भी उतनी ही समृद्धि लाए। ये बात उन बड़े बड़े अनुमानों से भी जुड़ती है जो हम सुनते हैं, जैसे कि भारत की जीडीपी 2050 तक $30 ट्रिलियन हो जाएगी। ये आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है और एक उम्मीद जगाता है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, पर आंकड़ों को समझना भी जरूरी है। $30 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 25 साल तक डॉलर के टर्म्स में हर साल 8.9% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ना होगा। 8.9%? क्या ये मुमकिन है? हमारा पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये बहुत बहुत मुश्किल लक्ष्य है। भारत ने 5 साल की लगातार अवधि में 8% की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक बार हासिल की है। सिर्फ एक बार? हाँ, हमारी औसत डॉलर जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.5% रही है। ऊपर से एक और चुनौती मुद्रा की है। वो कैसे? जिन देशों का व्यापार घाटा होता है, उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले अक्सर कमजोर होती है, जो डॉलर में जीडीपी ग्रोथ को और कम कर देती है। एक ज्यादा यथार्थवादी अनुमान जो ये मानता है कि हमारी जीडीपी हर 10 साल में दोगुनी होगी, हमें 2050 तक लगभग $20 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा। वो 20 ट्रिलियन? मुद्दा 20 और 30 का नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें अपने अनुमानों में थोड़ा रूढ़िवादी होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ एक बड़े आंकड़े के आधार पर निवेश के फैसले ना लें। सही बात है। तो हमने असेट्स और अर्थव्यवस्था से जुड़े मिथकों को देखा। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, निवेशक का अपना व्यवहार। बिल्कुल। एक धारणा जो आजकल हर जगह है, घरेलू बाजार में खासकर एसआईपी के जरिए इतना पैसा आ रहा है कि बाजार गिर ही नहीं सकता। ये एक क्लासिक गलतफहमी है। रिपोर्ट की एक लाइन इसे बहुत अच्छे से बताती है। पैसों का बहाव रिटर्न का पीछा करता है, रिटर्न पैदा नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि लोग वहां पैसा लगाते हैं जहां उन्हें हाल ही में अच्छे रिटर्न मिले हैं। पैसा रिटर्न आने के बाद आता है, न कि पैसा आने से रिटर्न बनता है। अच्छा। डेटा साफ दिखाता है कि जब रिटर्न सपाट हो जाते हैं या गिरने लगते हैं तो बाजार में आने वाला पैसा भी कम हो जाता है। हम सब उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चमक रही होती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड को भविष्य का भी सबसे अच्छा मान लेना। एकदम सही पकड़ा आपने, और इस पर डेटा बहुत ही क्रूर सच्चाई दिखाता है।
मतलब? रिपोर्ट का विश्लेषण बताता है कि टॉप 25% प्रदर्शन करने वाले 60 से 80% फंड अगले 3 सालों में फिसलकर निचले 50% में चले जाते हैं। 60 से 80%? मतलब सबसे अच्छे फंड में पैसा लगाना एक तरह से हारने का दाव है। एक तरह से हाँ। स्रोत में एक बहुत अच्छी स्कूटर माइलेज वाली उपमा दी गई है। जैसे स्कूटर कंपनी कहती है 80 किलोमीटर पर माइल का माइलेज, पर असल में 50-60 ही मिलता है। हाँ, ये तो होता है। वैसे ही लोग सोचते हैं कि अगर किसी फंड ने 20% का CAGR दिया है तो भविष्य में 20 नहीं तो कम से कम 15-18% तो दे ही देगा। लेकिन बाजार ऐसे काम नहीं करता। प्रदर्शन भी साइक्लिकल होता है। सबक ये है कि सिर्फ हालिया प्रदर्शन या स्टार फंड मैनेजर के पीछे भागने के बजाय एक मजबूत और सुसंगत निवेश प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। समझ गया। तो अगर हम बाजार में आने वाले पैसे के बहाव या सबसे अच्छे फंड का पीछा नहीं कर सकते, तो एक आम निवेशक क्या करे? जैसे SIP के लिए, क्या हमें SIP शुरू करने के लिए बाजार के गिरने का इंतजार करना चाहिए? ये हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी मिथक है कि SIP की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लंबे समय में इसका बहुत कम फर्क पड़ता है। सच में? मतलब अगर कोई बाजार के एकदम टॉप पर SIP शुरू करे और कोई 20% गिरने के बाद, तो उनके रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं होगा? बिल्कुल। रिपोर्ट में 7 साल के SIP रिटर्न का विश्लेषण किया। जिन्होंने बाजार के सर्वकालिक उच्च स्तर पर SIP शुरू की, उनका रिटर्न था 13%। 13%? जिन्होंने 20% की तेजी के बाद शुरू किया, उनका रिटर्न था 14%। और जिन्होंने 20% की गिरावट के बाद शुरू किया, उनका रिटर्न 12% था। ये तो लगभग बराबर ही है, सिर्फ 1-2% का ही फर्क है। सही कहा। मुख्य बात ये नहीं है कि आप कद शुरू करते हैं, बल्कि ये है कि आप रुकते नहीं हैं। एक लंबी अवधि की SIP आपकी खरीद की लागत को अपने आप औसत कर देती है। लेकिन मुश्किल तो रुकना ही है। बिल्कुल। असली चुनौती पैसे की नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की है। अगर आपने ऊंचे मूल्यांकन पर SIP शुरू की और बाजार 30% गिर गया, तो क्या आप में उसे जारी रखने की हिम्मत होगी? ज्यादातर लोग डरकर बंद कर देते हैं। सही बात है। इसीलिए SIP को ऑटोमेट करना भावनाओं को इस प्रक्रिया से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इन सारी बातों को समेटे तो ये सब काफी सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि निवेश की दुनिया में जो कुछ भी सीधा साधा लगता है, वो असल में वैसा है नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर एक अंतिम विचार देना हो तो वो है शोर कम करें। शोर कम करें? हाँ, देखें, थोड़ा तनाव अच्छा होता है, जैसे व्यायाम, लेकिन बहुत ज्यादा शोर जहरीला हो सकता है। 30-40 साल पहले निवेशकों को दिन में सिर्फ एक बार अखबार में शेयर की कीमत पता चलती थी। आज ये हर सेकंड हमारे फोन पर लाइव है। सूचना की ये बाढ़ हम पर कुछ करने का दबाव बनाती है और उस दबाव में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। सही है। हमारा लक्ष्य ऐसी निवेश रणनीति चुनना होना चाहिए जिसमें हमें कम से कम फैसले लेने की जरूरत पड़े। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि डेटा हमें अपनी सबसे मजबूत धारणाओं पर भी सवाल उठाने की हिम्मत देता है। स्टॉक्स हमेशा सोने से बेहतर नहीं होते। बिल्कुल। GDP ग्रोथ का मतलब जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में भी वैसी ही ग्रोथ हो। और SIP जैसी रणनीतियों में कब शुरू किया, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप उसे जारी रखें। हाँ, ये अनुमान लगाने के बारे में कम और गलत धारणाओं से बचने के बारे में ज्यादा है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। आज की चर्चा में ये बात सामने आई कि पैसा रिटर्न का पीछा करता है और हम वही खरीदते हैं जो प्रचलन में होता है, जो हॉट होता है। इसे ध्यान में रखते हुए एक निवेशक के पोर्टफोलियो में अभी ऐसा क्या है जो पूरी तरह से प्रचलन से बाहर है? कोई ऐसा एसेट या सेक्टर जिसे कोई पूछ नहीं रहा? और आज चर्चा किए गए साइक्लिकल स्वभाव के आधार पर ये उसके भविष्य के संभावित रिटर्न के बारे में क्या संकेत दे सकता है? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।